welcome to my YouTube channel in English literature class. Today we are going to study chapter number 7, the interview from your course book Flamingo of class 12. From the introduction to the Penguin book of interviews edited by Christopher Sylvester. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये जो चैप्टर है जिसका नाम है द इंटरव्यू, ये कहाँ से लिया गया है। एक बुक है जिसका नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। इसको एडिटेड किया गया है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा। मीन्स क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इस बुक में बहुत सारे इंटरव्यूज के बारे में लिखा है जो कि 1859 से अब तक प्रेजेंट डे, मीनिंग जब बुक पब्लिश हुई होगी 1859 से लेकर जब बुक पब्लिश होने गई थी जब तक के सभी इंटरव्यूज इस बुक में एडिटेड किए गए हैं। और किसने एडिटेड किया है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। अब देखिए हर बुक का एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, तो इस बुक के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से ये एक छोटा सा पार्ट आपकी बुक में एक चैप्टर के रूप में दिया गया है जिसका नाम है द इंटरव्यू। फर्स्ट वी नो अबाउट द ऑथर ऑफ द चैप्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वॉज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हुआ करते थे। He was a reporter for Private Eye for 10 years and has written features for Vanity Fair. इन्होंने प्राइवेट आई नाम के एक न्यूज़पेपर के लिए 10 इयर्स तक एज ए रिपोर्टर वर्क किया और एक वैनिटी फेयर नाम की एक मैगजीन के लिए भी इन्होंने वर्क किया है। इस मैगजीन में इंटरव्यू छपा करते थे। फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट taken from his introduction to the Penguin book of interviews and anthology from 1859 to the present day. अब देखिए वही बात दोबारा से यहाँ पर रिपीट की गई है कि ये जो चैप्टर है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से एक छोटा सा एक्सर्ट यहाँ पर लिया गया है। एंड एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मीनिंग होता है कलेक्शन। 1859 से लेकर अब तक जब बुक पब्लिश होने के लिए गई थी जब तक सभी इंटरव्यूज इस बुक में दिए गए हैं। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट में इसमें दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे राइटर्स हैं और दुनिया के कौन कौन से ऐसे बड़े ऑथर हैं जो इंटरव्यूज को फेवर करते हैं और डिसफेवर करते हैं। और सेकंड पार्ट में दिया गया है अम्बर्टो इको का इंटरव्यू, मुकुंद, जहां पर उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले उन ऑथर्स के बारे में बताया गया है जो इंटरव्यूज की डिसएडवांटेज बता रहे हैं, मींस इसके क्या क्या नुकसान है। अब देखिए हम इंटरव्यूज को समझ लेते हैं। तो इंटरव्यूज भी 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक इंटरव्यूज तो उस टाइप के होते हैं जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, वहां पर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और हमारी स्टडी से रिलेटेड, हमारी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और हमारे वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि हम उस जगह पर काम करना चाहते हैं। तो एक इंटरव्यू तो इस तरीके का होता है। और दूसरा इंटरव्यू होता है जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी का लिया जाता है, जैसा कि आप न्यूज चैनल पर आजकल देखते हो और बहुत सारे टीवी सीरियल भी हैं, बहुत सारे टीवी चैनल भी हैं, न्यूज चैनल भी हैं जहां पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज दिखाए जाते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हम उसी इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे जो कि एक सेलिब्रिटी का लिया जाता है टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है। ठीक है। Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. अब देखिए यहाँ पर ऑथर लिखते हैं कि 130 इयर्स पहले ही इंटरव्यूज की शुरुआत हो चुकी थी, इसका इन्वेंशन हो चुका था, आविष्कार हो चुका था और आजकल जर्नलिज्म में तो ये एक आम बात हो गई है। जर्नलिज्म का मीनिंग होता है कि जब हम न्यूज को कलेक्ट करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, न्यूज लिखते हैं और टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से हम उसको जनता तक पहुंचाते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उनको लिखना, उनको जनता तक पहुंचाना, तो यही जर्नलिज्म का क्षेत्र है, यही जर्नलिज्म का फील्ड होता है। इन सभी चीजों को, न्यूज कलेक्ट करना, न्यूज लिखना, उसको जनता तक पहुंचाना, तो ये सभी जर्नलिज्म के अंदर ही आता है। जर्नलिज्म को हिंदी में पत्रकारिता भी बोला जाता है। Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives.
आजकल ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ज्यादातर जो भी पढ़े लिखे हैं कोई ना कोई इंटरव्यू देखा ही होगा। देखिए टीवी न्यूज चैनल पर कितने इंटरव्यूज आते रहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम में कितने सेलिब्रिटी इंटरव्यूज देते रहते हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू देते हुए आपने बहुत सारे लोगों को कभी ना कभी देखा होगा और कभी ना कभी उनका इंटरव्यू पढ़ा होगा। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly। तो इसी तरीके से साल भर कोई ना कोई बड़े सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज देते ही रहते हैं और कुछ लोगों के तो बार बार इंटरव्यूज लिए जाते हैं। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। तो यहाँ पर ऑथर लिखते हैं कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज है ये देखकर, इस पर बिलीव करना कितना हार्ड है कि इंटरव्यूज लेने के जो फंक्शन है, इनके जो मेथड्स हैं, इनके जो मेरिट्स हैं, मीन्स इनके जो डिसएडवांटेज हैं एडवांटेज हैं, बहुत ही बड़े स्केल पर डिफरेंट हैं। वेरी का मीनिंग होता है डिफर या चेंज। कंसिडरेबली का मीनिंग होता है लार्ज स्केल या बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर इस चीज को इजी वे में समझ लेते हैं कि यहाँ पर ऑथर लिखते हैं कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं ये देखकर कि इंटरव्यू लेने के कितने सारे मेथड्स होते हैं, कितने सारे फंक्शन होते हैं और एक बड़े स्केल पर, बहुत ही लार्ज स्केल पर ये डिफरेंट होते हैं, हर जगह डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं। Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice and art। अब देखिए यहाँ पर ऑथर लिखते हैं कि कुछ लोग तो इंटरव्यूज में बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट का मीनिंग होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना। तो कुछ लोग इंटरव्यूज में बातों को इतना बढ़ा चढ़ा के क्लेम करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। एक अच्छा इंटरव्यू लेना या एक हाईएस्ट फॉर्म वाले इंटरव्यू में सच बाहर निकल के आता है। यहाँ पर देखिए इंटरव्यूई जो कि इंटरव्यू देने वाला है, इंटरव्यूअर जो कि इंटरव्यू लेता है, वो क्वेश्चन रेज करता है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रेज करता है, जो इंटरव्यूअर होता है, वो इस तरीके के क्वेश्चन रेज करता है सामने वाले से या किसी सेलिब्रिटी से जिससे सच्चाई बाहर निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर ऑथर लिखते हैं जो एक हाईएस्ट फॉर्म का जो इंटरव्यू होता है वो एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है, उसमें सच बाहर निकल के आता है। और एक हाईएस्ट फॉर्म का जो इंटरव्यू होता है उसमें बहुत ही प्रैक्टिस की जाती है और ये एक आर्ट है। Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interviews as an unwarranted intrusion into their lives। डिस्पाइस का मीनिंग होता है हेट करना, अनवांटेड का मीनिंग होता है अनफेयर या अनजस्टिफाइड, इंट्रूजन का मीनिंग होता है दखलंदाजी करना या इंटरफेयर करना। तो यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज का ये मानना है, यूजुअली सामान्य तौर पर कुछ सेलिब्रिटीज का ये मानना है कि वो एक तरीके से विक्टिम होते हैं। जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वो एक तरीके से विक्टिम बन जाते हैं, एक तरीके से शिकार होते हैं और वो इंटरव्यू से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू देना उनकी लाइफ में एक तरीके का इंट्रूजन है, एक तरीके की अनफेयर दखलंदाजी है उनकी लाइफ में। और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, और उनको ये महसूस होता है कि किस तरीके से इंटरव्यू देते वक्त उनका जो स्टेटस है वो भी लो हो जाता है। डिमिनिशेस का मीनिंग होता है घट जाना। तो यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटी ने ये भी फील किया है कि जब वो इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला जो इंटरव्यूअर होता है वो किस तरीके से उनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन जब पब्लिक के सामने ओपन हो जाते हैं, उनकी लाइफ की जो सच्चाई है जब पब्लिक के सामने ओपन हो जाती है तो उन सेलिब्रिटीज को अपना स्टेटस डाउन होते हुए भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर सेलिब्रिटीज अपने आप को विक्टिम समझते हैं, अपने आप को पीड़ित समझते हैं जब वो इंटरव्यू देते हैं। जो इंटरव्यू देने वाला होता है उसको बोला गया है इंटरव्यूई, और जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, जो क्वेश्चन रेज करता है सेलिब्रिटी से,
उसको बोला गया है इंटरव्यूअर। तो ये दोनों शब्द आप याद रखें, इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यूई और इंटरव्यू लेने वाला जो क्वेश्चन पूछता है उसको बोला गया है इंटरव्यूअर। तो इसी तरीके से ऑथर लिखते हैं, यूजुअली सेलिब्रिटीज अपने आप को विक्टिम मानते हैं जब वो इंटरव्यू देते हैं और वो इंटरव्यू से नफरत करते हैं और इंटरव्यू को वो अपनी लाइफ में एक अनवांटेड, एक अनफेयर दखल अंदाजी समझते हैं। और किस तरीके से, और सेलिब्रिटीज ने ये महसूस भी किया है कि किस तरीके से उनका स्टेटस पब्लिक के सामने लो हो जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ की सच्चाई बाहर आ जाती है, कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता। Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, that one is stealing that person's soul. प्रिमिटिव का मीनिंग होता है ओल्ड टाइम या पुराने जमाने में। तो इसी तरीके से जब पुराने जमाने में, पुराने कल्चर में ये विश्वास किया जाता था, ये बिलीव किया जाता था कि अगर कोई किसी का एक फोटोग्राफ ले रहा है तो वो उस पर्सन की सोल को चुरा रहा है। स्टीलिंग का मीनिंग होता है चोरी करना। अब देखिए हम यहाँ पर कौन से इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी बड़े या किसी फेमस सेलिब्रिटी के इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऑथर्स या कुछ राइटर्स के नेम दिए गए हैं जो बताएंगे कि वो किस तरीके से इंटरव्यूज को डिसफेवर करते हैं, किस तरीके से वो इंटरव्यूज से नफरत करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑथर है वी.एस. नायपॉल। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. V.S. Naipaul का ये कहना है कि लोग जो है जब इंटरव्यू देते हैं तो वो घायल हो जाते हैं, कुछ लोग इंटरव्यूज से घायल हो जाते हैं और वो अपनी लाइफ का एक पार्ट खो देते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है कि वी.एस. नायपॉल ने ऐसा क्यों कहा है कि जो लोग हैं वो इंटरव्यूज से घायल हो जाते हैं, लोग इंटरव्यूज से वुंडेड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी जीवन की सारी सच्चाई पब्लिक के सामने ओपन हो जाती है, तो वो पब्लिक को फेस भी नहीं कर पाते। इस तरीके के क्वेश्चन उनसे रेज किए जाते हैं। जो इंटरव्यूअर होता है वो इस तरीके के क्वेश्चन सेलिब्रिटी से पूछता है जिससे वो घायल हो जाते हैं। तो यहाँ पर वी.एस. नायपॉल का यही कहना है कि कुछ लोग तो इंटरव्यूज से वुंडेड हैं, घायल हैं, उन्होंने अपनी लाइफ का कोई ना कोई पार्ट इंटरव्यू के दौरान खो दिया है। मीन्स या तो उन्होंने अपना मेंटली या इमोशनली कोई भी पार्ट, कोई भी सीक्रेट उन्होंने इंटरव्यू में ओपन कर दिया है जिससे वो घायल हो गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो ऑथर हैं जिनका नाम है लेविस कैरोल, जो कि एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर रह चुके हैं और एक इंग्लिश पोइट हुआ करते थे। was said to have had a just horror of the interviewer and he never consented to be interviewed. उनके मन में तो इंटरव्यूअर के खिलाफ, जो इंटरव्यू लेता है, जो क्वेश्चन रेज करता है, उसके लिए डर बैठा हुआ था। वो हमेशा इंटरव्यू देने से डरते थे और कभी भी वो इंटरव्यू देने के लिए एग्री नहीं हुए। कंसेंटेड का मीनिंग होता है एग्री होना। It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewer and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. लोयनाइज का मीनिंग होता है कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना या फेमस कर देना। रिपेल का मीनिंग होता है पीछे हट जाना। एक्वेंटेंसेस का मीनिंग होता है परिचित लोग। इंटरव्यूअर्स का मीनिंग होता है जो लोग इंटरव्यू लेते हैं। परसिस्टेंट का मीनिंग होता है कंटिन्यूअस। पिटिशनर्स का मीनिंग होता है जो लोग किसी चीज के लिए बार बार अप्लाई करते हैं या उनको एप्लीकेंट भी बोला जा सकता है। सेटिस्फेक्शन का मीनिंग होता है संतुष्टि। अम्यूजमेंट का मीनिंग होता है एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर जो लेविस कैरोल है, इतना हॉरर था उनके मन में, वो हमेशा अपने जान पहचान वालों से, अपने एक्वेंटेंसेस से और जो उनसे इंटरव्यू लेना चाहते थे और जो कंटिन्यू उनसे ऑटोग्राफ की डिमांड करते रहते थे, उन सभी से पीछे हट जाते थे, उन सभी से कभी नहीं मिलते थे। और जब वो शांति में बैठ के स्टोरीज लिखा करते थे, अपना रिटर्न वर्क किया करते थे, तो वो जो वर्क था, जो साइलेंस में किया जाता था, वो वर्क उनका हमेशा सक्सेस होता था और जिसको पढ़कर लोगों को हमेशा सेटिस्फेक्शन और एंटरटेनमेंट मिला करता था।
तो इसी तरीके से अगर हम इजी वे में कहें, लेविस कैरोल जो कि एलिस एंड वंडरलैंड के क्रिएटर थे, उनके मन में इंटरव्यूअर के लिए, जो इंटरव्यू लेता है उसके लिए उनके मन में बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ था और वो कभी भी इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं होते थे। और वो लोयनाइज्ड होने से इतना ज्यादा डरते थे, फेमस होने से इतना ज्यादा डरते थे, वो कभी भी अपने जान पहचान वालों से, इंटरव्यूअर से और लगातार जो ऑटोग्राफ की डिमांड करते थे उन लोगों से कभी भी नहीं मिलते थे और हमेशा साइलेंस में बैठ के जो भी वो वर्क किया करते थे वो वर्क उनका सक्सेस होता था और उनके रीडर्स को अम्यूजमेंट और सेटिस्फेक्शन मिलता था। अब नेक्स्ट ऑथर है रुडयार्ड किपलिंग। इनका नाम आपने सुना ही होगा, ये जंगल बुक के राइटर रह चुके हैं। रुडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer। रुडयार्ड किपलिंग का भी जो एटीट्यूड है इंटरव्यूअर के लिए, जो इंटरव्यू लेते हैं, वो बहुत ही कंडमनेटरी है, मीन्स बहुत ही निंदात्मक है। वो भी इंटरव्यूअर की निंदा करते हैं, इंटरव्यूज की भी निंदा करते हैं। His wife Caroline writes in her diary for 14 October 1892 that their day was wrecked by two reporters फ्रॉम बोस्टन। तो यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग की जो वाइफ हैं वो अपनी डायरी में लिखती हैं कि 14 अक्टूबर 1892 को टू रिपोर्टर्स जो बोस्टन से आए थे, उन्होंने उनका ये दिन किस तरीके से खराब कर दिया। रैक्ट का मीनिंग होता है बर्बाद कर देना। She reports her husband as saying to the reporters। उनकी वाइफ अपनी डायरी में लिखती है कि उस दिन उनके हस्बैंड ने रिपोर्टर्स से क्या कहा। Why do I refuse to be interviewed? Because it immoral. It is a crime। रुडयार्ड किपलिंग ने रिपोर्टर्स से कहा कि मैं इंटरव्यू देने को क्यों रिफ्यूज करता हूँ, क्यों मैं इंटरव्यू नहीं देता। बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि ये इमोरल है, अनैतिक है, इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। इट इज ए क्राइम, इंटरव्यू एक क्राइम की तरह है, एक जुर्म है। जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन असॉल्ट। ये मेरे पर्सन के लिए जिसका इंटरव्यू लिया जाता है उसके लिए एक क्राइम ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा एक असॉल्ट की तरह है, एक अटैक की तरह है। असॉल्ट का मीनिंग होता है एक फिजिकल अटैक। यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग रिपोर्टर से कह रहे हैं कि इंटरव्यू मैं इसलिए नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं इंटरव्यू देने से इनकार करता हूँ कि ये इमोरल होते हैं, अनैतिक होते हैं, ये एक क्राइम की तरह है, बल्कि ये मेरे पर्सन के लिए जो इंटरव्यू देता है उसके लिए एक क्राइम से भी बढ़कर है, एक असॉल्ट की तरह है, एक अटैक की तरह है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, रुडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू देने को इमोरल, एक क्राइम, एक असॉल्ट क्यों बोला है? क्योंकि जब सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया जाता है, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन रेज करते हैं जो बिल्कुल अटैक की तरह होते हैं, जो उनके दिल पर घाव कर देते हैं। तो यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू लेने को और इंटरव्यू देने को एक अटैक बोला है, एक असॉल्ट बोला है। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट। तो यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि इंटरव्यू लेने वाले को तो पनिशमेंट देना चाहिए क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इट इज कॉवर्डली एंड वाइल्ड। ये बिल्कुल कायरता वाला काम है, बिल्कुल लो ग्रेड का काम है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। कोई भी रेस्पेक्टेबल मैन ना तो इंटरव्यू लेगा और ना ही इंटरव्यू देगा। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before। अब देखिए रुडयार्ड किपलिंग खुद इस बात को कह रहे हैं कि इंटरव्यू लेना एक असॉल्ट है, एक क्राइम है और एक रेस्पेक्टेबल जॉब नहीं है। लेकिन ये काम, ये असॉल्ट, ये पाप उन्होंने खुद भी किया है जब उन्होंने मार्क ट्वेन का कुछ साल पहले इंटरव्यू लिया था। परपिट्रेटेड का मीनिंग होता है पाप या सिन। तो यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग ने खुद भी एक इंटरव्यू लिया था कुछ साल पहले। ऐसा स्टेटमेंट देने से कुछ साल पहले उन्होंने भी एक इंटरव्यू लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो H.G. वेल्स हैं, ये भी एक ऑथर हैं, एक राइटर रह चुके थे और इन्होंने 1894 में ये रेफर किया कि इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना एक ऑर्डिल की तरह है, एक कठिन परीक्षा की तरह है, लेकिन वो भी एक
फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यूई रह चुके थे। उन्होंने भी एक फ्रिक्वेंट इंटरव्यू दिया था, एक अच्छा इंटरव्यू दिया था, और 40 इयर्स लेटर, 40 साल बाद उन्होंने भी जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट राइटर है सोल बिलो, जो कि एक नॉवेलिस्ट थे, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe। अब देखिए ये जो राइटर हैं, ये जो नॉवेलिस्ट हैं सोल बिलो, इनका ये मानना था, ये कभी कभी सेवरल ओकेशंस पर इंटरव्यूज भी दिया करते थे, लेकिन एक बार उन्होंने डिस्क्राइब किया कि इंटरव्यू देते वक्त उनको ऐसा लगा कि उनके विंड पाइप को, मीन्स उनके गले को किसी ने अंगूठे से पकड़ा हुआ है। Yet despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication। अब देखिए यहाँ पर ऑथर लिखते हैं कि अभी तक ड्रॉबैक्स होने के बावजूद, कमियां होने के बावजूद भी इंटरव्यू एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लोगों से अच्छी अच्छी बातों को सीखते हैं, और जब हम एक दूसरे से क्वेश्चन रेज करते हैं वो बातें जनता तक पहुंचती हैं, जनता को भी नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पर ऑथर लिखते हैं कि इतनी सारी कमियां होने के बावजूद भी इंटरव्यूज जो होते हैं ये एक सुप्रीमली मीन्स प्रमुख, एक सर्विसेबल मीन्स एक सुविधा प्रदान करने वाले एक मीडियम होते हैं, एक माध्यम होते हैं कम्युनिकेशन के, वार्तालाप के। These days more than at any other time our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews। तो यहाँ पर ऑथर का ये मानना है कि किसी और टाइम के कंपैरिजन में अगर हम पुराने समय की बात करें और आज की बात करें, तो आज के दिनों में हम अपने मोस्ट विविड इंप्रेशंस को, अपने सबसे ज्यादा ब्राइट इंप्रेशन को इंटरव्यूज के थ्रू जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो जितने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो इनके ब्राइट इंप्रेशन है वो कैसे जनता तक पहुंचते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू। जब उनकी लाइफ से रिलेटेड सारी बातें निकल के बाहर आती हैं, लोग उनसे सीखते हैं, तो इंफॉर्मेशन क्या होती है, शेयर होती है। तो आज के दिनों में हम अपने ब्राइट इंप्रेशन को इंटरव्यूज के थ्रू ही जनता तक पहुंचा सकते हैं। Dennis Brain has written almost everything of movement reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interviewer hold a position of unprecedented power and influence। तो यहाँ पर डेनिस ब्रेन ने भी ये लिखा है कि ऑलमोस्ट ज्यादातर इंफॉर्मेशन कैसे हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, बातें एक दूसरे तक कैसे पहुंचती हैं, जब एक आदमी दूसरे से क्वेश्चन पूछता है। तो इंटरव्यू देते समय क्या होता है, जब इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो दूसरे आदमी से क्वेश्चन रेज करता है, क्वेश्चन पूछता है, तो जब ही बातें दूसरों तक पहुंचती हैं, जब सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है, वही बातें जनता तक पहुंचाई जाती हैं। तो यहाँ पर इंटरव्यू को एक इंफॉर्मेशन का भी सोर्स माना गया है। एक तो सच्चाई बाहर निकल के आती है और उससे इंफॉर्मेशन भी पता चलती है, और बातें भी एक दूसरे से जब हम शेयर करते हैं तो वो बातें जनता तक पहुंचती है। तो यहाँ पर डेनिस ब्रेन ने ये लिखा है कि ज्यादातर चीजें एक दूसरे तक जब भी पहुंचती हैं जब एक आदमी दूसरे से क्वेश्चन पूछता है, और इंटरव्यूअर के पास ये एक पोजीशन होती है, उसके पास एक पावर होती है, एक इन्फ्लुएंस होता है, कि ऐसी पोजीशन जो आज तक कभी किसी ने ना जानी और ना कभी एक्सपीरियंस की गई। अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग होता है नेवर बिफोर नोन और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर डेनिस ब्रेन लिखते हैं कि इंटरव्यूअर के पास एक ऐसी पोजीशन होल्ड करती है, उसके पास एक ऐसी पावर और एक ऐसा इन्फ्लुएंस होता है जो आज तक ना कभी किसी ने देखा है और ना किसी ने एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पर डेनिस ब्रेन का ये कहना है कि इंटरव्यू लेने वाला जो है वो भी एक पोजीशन होल्ड रखता है, और उसके मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए होते हैं जो वो सामने वाले से, इंटरव्यूअर से पूछता है। तो इसी के साथ ही पार्ट फर्स्ट फिनिश होता है। इसमें हमने जाना कि कौन कौन से राइटर्स, कौन कौन से ऑथर्स जो कि इंटरव्यू के फेवर में हैं, और कौन कौन से ऑथर और कौन कौन से राइटर्स इंटरव्यू के डिसफेवर में है। तो ज्यादातर पार्ट फर्स्ट में जो राइटर्स और ऑथर्स हैं वो इंटरव्यू के डिसफेवर में ही हैं, वो इंटरव्यू को फेवर नहीं करते हैं। So rest part of this chapter I will explain in next video. Till then, goodbye.